भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का जो मामला है अब बिहार में भोजपुर की गलियों से निकल करके दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जनहित याचिका दायर की गई थी एनकाउंटर को लेकर के उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि भैया आपको जाना होगा हाई कोर्ट में आप याचिका डालिए, उसके बाद वहां से जो फैसला आएगा उसके बाद हमारे पास आप आइएगा। और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन से सीधा सीधा सचिवालय से ये कह दिया गया है, जो मुख्य सचिव हैं बिहार सरकार के, वहां पर निर्देश दिया गया है कि आप इस पर सीधे सीधे जो भी न्यायसंगत कार्रवाई है वो कीजिए। और एक और जो घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि वहां पर कुछ जो ग्रामीण हैं, वहां के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, वो भरत भूषण तिवारी का जो एक स्मारक स्थल बनाना चाहते थे, तो उस पर प्रशासन ने, सरकार ने रोक लगा दी है। क्या वजह है उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही अब ये पूरा मामला जो है अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। न सिर्फ ये जो एक एनकाउंटर पर सवाल उठ रहा है, बल्कि एक सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है। और जब इस एनकाउंटर की धमक राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई तो आप इसकी गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या घटनाक्रम रहा है और आगे क्या चीजें हो रही है, इसी पर बातचीत करेंगे आज की इस खास पेशकश में। तो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। और इस परिचर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार सुरजीत जी। तो जो अब देखने में आ रहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सीबीआई जांच की मांग की जाती है और ये पीआईएल भी जो है वो जिन साहब ने डाला था उनके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप कौन हैं, क्या नाम है और आप यहां पर क्यों आ गए, आपको तो हाई कोर्ट जाना चाहिए, तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट से वापस हाई कोर्ट की तरफ भेज दिया गया है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन में भी ये हो रही है बात सारी कुछ। तो अब लग रहा है कि अब ये मामला पूरा जो है वो अब राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। पहले ये लग रहा था कि चलो भोजपुर में एनकाउंटर हुआ, थोड़ी सी बातचीत होगी, थोड़ा सा विरोध होगा और स्थानीय स्तर पे इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा, जैसा कि पहले भी कुछ मामलों में होता रहा, अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए तो। लेकिन ये पहले मामला राज्य स्तरीय बनता है और अब ये राष्ट्र स्तरीय मुद्दा बन चुका है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा शुरू हो गई है। तो दीपक जी, क्या ये मुद्दा जिस स्तर तक पहुंच रहा है अब न्याय मिलने की उम्मीद ज्यादा हो गई है? देखिए सुरजीत जी, ये पूरा मामला बिल्कुल आपने सही कहा कि ये आरा की सड़कों से लेकर उसके बाद ये बिहार की सड़कों पर आया और बिहार की सड़कों के बाद ये बिहार से निकलकर दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट, जो दो शीर्ष यहाँ के न्याय के दोनों ही स्तंभ कहे जाते हैं, वहां तक पहुंचता हुआ दिखा है। अब जो दोनों में से अगर हम पहले सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस जनहित याचिका को अधिवक्ता विशाल तिवारी ने लगाया था। उन्होंने बहुत सारी मांग की थी कि भाई एक न्याय गठित होनी चाहिए, आयोग गठित हो जो इसकी जांच करे और वो पूरा उन पुलिस अधिकारियों की भी गिरफ्तारी हो जो इसमें बिल्कुल प्रथम दृष्टया जो है दोषी आरोपी पाए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा कि भाई ये याचिका सुनने लायक यहाँ की नहीं है, आप इसे हाई कोर्ट लेके जाइए, और हाई कोर्ट ले जाने से हम रोक नहीं रहे। तो ये पहली बात ये आई कि भाई ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता हुआ नजर आया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी ने जो इस पूरे मामले को लेके एक नया मुद्दा गरमाया है, वो कहीं ना कहीं संजीव कुमार इसमें अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने 24 जून को राष्ट्रपति भवन को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक मेल जो है ड्राफ्ट की थी। उसमें उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया था कि कैसे कैसे क्या हुआ, कौन दोषी है, क्या है, और उचित कार्रवाई की उन्होंने हस्तक्षेप की मांग की थी। अब कल सोमवार को इस मामले पर उनका, क्योंकि वह बहुत सी इस तरह की फेरिस्त रहती है, तो उनका नंबर कल लगा और कल इसके संबंधित एक आदेश जो है बिहार के मुख्य सचिव को भेज दिया गया और उसमें बोला गया है कि न्याय संगत जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो, और इसके साथ साथ याचिकाकर्ता यानी कि संजीव कुमार को भी इस बारे में पूरी तरह से बताया जाए। अब संजीव कुमार जो इस पूरे मामले में कहते हैं, देखिए ये बिहार की सियासत को गरमाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आता है।
संजीव कुमार ने हम्म। जब इस पूरे मामले को लेकर हुआ तो संजीव कुमार का कहना है कि भरत तिवारी ने पूर्व में उनसे बात की थी और उनको पूरे डेटा और फिगर के साथ जो भी वहां का मामला था उसको लेकर पूरी उनसे बात की थी। उन्होंने जो अपनी बातचीत का जो हिस्सा बताया, मीडिया को बताया, उसमें उन्होंने कहा कि जो गांव, जो विस्थापित कटान के बावजूद गांव निकल कर आया था, उसके विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए का फंड सरकार ने जारी किया था। देखिए, ये आंकड़े हम उनकी हम्म। रेफरेंस से बता रहे हैं कि वो क्या कहते हैं नजर आए। उन्होंने कहा हम्म। 1400 करोड़ रुपए का हम्म। फंड जारी हुआ था और इस फंड में बड़ा घोटाला स्थानीय एसडीएम के चलते हुआ है, उनकी एक साजिश के चलते हुआ है। आरोप ये भी लगे हैं कि वहां के जो डीएम है, वो डीएम भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं। और हम्म। जब भरत तिवारी इस पूरे मामले को उजागर कर रहा था, और देखिए लगातार हमने भरत तिवारी की जो जो फेसबुक के लाइव्स हैं, उसके अंतिम समय के जो उसने फेसबुक लाइव किए हैं, उसमें जिस तरह से वो आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि आ, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी की और नेताओं को झूठे वादे नहीं करने हम्म। होंगे, तो लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों का जिक्र करता हुआ नजर आ रहा है जो शायद शासन प्रशासन ने और सरकार ने वहां के लोगों से किए, लेकिन वो वादे कोरे कागज की तरह ही साफ रह गए। तो ये आरोप लगाते हम्म। हैं कि भाई इस पूरे मामले में एसडीएम और डीएम ये लोग इन्वॉल्व हैं हम्म। और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये संजीव हम्म। कुमार ये भी कहते हैं कि भाई भारत तिवारी से हमने ये कहा था कि इस मामले को हम की एक जनहित याचिका बनाकर हम इस मामले को हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। हम हाईकोर्ट ले जाने के हम्म। लिए तैयारियां भी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले उसका एनकाउंटर कर दिया गया। अब ये जो हम्म। स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक हम्म। सामान्य एनकाउंटर से ये बड़ा हो गया है कि किसी बड़े घोटाले, नीतीश सरकार के हम्म। राज में ही हम ये घोटाला बोलेंगे या हम सम्राट चौधरी की सरकार में जो भी है, एनडीए की सरकार में हुए एक बड़े घोटाले को दबाने के लिए क्या एक लड़के की एनकाउंटर में हत्या कर दी हम्म। जाती है। अब नैरेटिव जो है इस तरह हम्म। से बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो पूरा नैरेटिव है, हम्म। आने वाले दिनों में मुझे पूरी इस तरह की कुछ कयास नजर आ रहे हैं कि ये सियासी मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि लगातार हम्म। लगातार देखिए, राबड़ी देवी अब अपना जो आवाज है वो छोड़ चुकी है। बहुत से कारण थे उसके चलते भी हम्म। लालू परिवार जो था या राज्य जो थी वो चुप थी। अभी भी बहुत से कारण है जिसके चलते हो सकता है कि वो बहुत मुखर होकर बोलते हुए नजर ना आए, लेकिन ये और दलों के लिए एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। और इसी ग्राउंड पर अब आने वाले दिनों में बिहार में एक नया कोई 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 बड़ा घटनाक्रम, कोई आंदोलन, कोई जैसे प्रशांत किशोर भी वहां गए थे और उन्होंने भी बड़ी तैयारियां की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में अब ये मुद्दा बहुत ज्यादा गर्माएगा और ये बिहार की सियासत में एक हॉट मुद्दा, एक मुद्दा, गर्म है टाइप एक मुद्दा मुझे नजर आ रहा है। अब देखिए, इसमें मुद्दा इसलिए भी गर्म आएगा क्योंकि कई लोग वहां पहुंच रहे हैं जहां पर ये एनकाउंटर होने की बात की जा रही है। वहां पे मतलब इस स्तर से कह लीजिए, एक भावनात्मक अपील कह लीजिए या राजनीतिक पैंतरेबाजी कह लीजिए कि वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, राजनीतिक दल से भी लोग पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर पहुंचते हैं, आरजेडी के कुछ लोग पहुंचते हैं, वहां वो पहुंचते हैं, वहां के वो अपने माथे पे लगाते हैं जहाँ एनकाउंटर हुआ, जहाँ खून के धब्बे हैं, धब्बे पड़े हुए हैं आज भी, तो उसको अपने माथे पे लगाते हैं। फिर वहां पर एक स्मारक स्थल बनाने की योजना बना ली जाती है। जवनिया गांव जिसको लेकर के ये पूरा मामला चल रहा है, वहां पर एक बोर्ड लगा दिया जाता है कि भाई ये शहीद भरत नगर है। तो ये भी एक तरीके से क्या एक बड़ा एक बड़ी साजिश कह सकते हैं, एक बड़ा राजनीतिक समीकरण साधने की भी कोशिश हो रही है कि एनकाउंटर तो हुआ, लेकिन उसको अपने फेवर में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसकी भी जुगत लगाई जा रही है अभी से। देखिए, ये अमूमन होता है कि कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम में अगर भरत तिवारी के परिवार से अगर जो बात हुई है और भरत तिवारी के उनका कहना है कि भाई हमें न्याय चाहिए, हमारा लड़का केवल किसी एक अपनी निजी मांग को लेकर नहीं अड़ा हुआ था, वो अपने क्षेत्र के, अपने गांव के, अपने इलाके के कुछ मुद्दों को उठा रहा था जिसमें प्रशासनिक चूकें हुई हैं। और प्रशासनिक चूक हो, हम इसको इसलिए भी बिल्कुल मानेंगे क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बात को कह चुके हैं कि पूरे मामले में आवाज आवाज जो भी आवाज में थोड़ी सी समस्या आ रही है, सही से कम्युनिकेट जी नहीं हो पा जी रहा है, आवाज लेकिन हाँ हाँ बताइए। जी जी हम ये कह रहे हैं कि ये पूरा मामला बिल्कुल बेशक ये सियासी होता हुआ नजर आ रहा है और सियासतदान इसमें से कुछ अपने अपने लिए बटोरने के लिए इस मुद्दे को उभारते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम पीड़ित परिवार की अगर बात कहें,
पीड़ित परिवार का अगर हुँ, पक्ष लें, तो पीड़ित परिवार साफ कहता है, उन्होंने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की है कि हमारे भाई को किसी को सरकारी नौकरी दीजिए। पीड़ित परिवार लगातार ये कह रहा है कि हमारे बच्चे की जो डिमांड थी, उसको तो एटलीस्ट हुँ, एक्नॉलेज किया जाए, उसको उसको हुँ, उसको एनकाउंटर में बदमाश के तौर पे मार दिया गया, इस बात का गिल्ट तो माना जाए। हुँ, लेकिन परिवार परिवार लगातार इस तरह की बातें कह रहा है कि हमारा लड़का कोई अपराधी नहीं था, वो क्षेत्र की, हुँ, इलाके की उस प्रशासनिक चूक जो थी उनको हुँ, उजागर कर रहा था, सिस्टम में जो भ्रष्टाचार था उसे उजागर कर रहा था, और ये हुँ, कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन को चुभ रहा था। ये हुँ, पहला मामला नहीं था कि भरत तिवारी का पुलिस के साथ ऐसे 1-to-1 हुआ। इससे पहले भी 2-3 हुँ, मामलों में झड़पें हो चुकी थी, तकरारें हुँ, हो चुकी थी, और इससे पहले ही पुलिस प्रशासन का, जैसा कि आरोप लगे, पुलिस प्रशासन के लोगों ने उसे खत्म कर देने की धमकियां तक दी थी, और अंततः हुआ हुँ, भी ये। वो अपने वीडियो हुँ, में भरत तिवारी ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि आइए ना, डर कैसे रहें, हुँ, आप तो पहले भी हुँ, बोल चुके हैं मुझे मारने के लिए। और हुँ, वो वो पहले से जान रहा था कि इस तरह की क्या कार्रवाई होगी। वो पहले अपना पिंडदान हुँ, करा चुका था, वो पहले ये बात बोल चुका था कि हुँ, मेरी हत्या होगी तो मेरे जो अंग हैं, उनका जो हुँ, देहदान जो है, उसमें अंगों को पुलिस जनों को मिले, और शहीदों, मतलब जो हुँ, आर्मी के लोग हैं, उन लोगों को मेरे ऑर्गन से अगर उनका यूज हो सके तो वहां उनका यूज किया जाए। हुँ, तो इस तरह की बात वो पहले से हुँ, कह रहा था। इसका मतलब उसे पहले से अंदेशा हो चुका था कि अब बात, हुँ, जिस घोटाले में वो लगातार बहुत डेप्थ के साथ नॉलेज या इंफॉर्मेशन जुटा चुका है, वो उसके लिए जानलेवा है। हुँ, हुँ, अमूमन अमूमन इस तरह की बातें तभी आदमी करता है जब वो ये समझ जाता है कि ना शासन उसकी सुन रहा है, ना प्रशासन उसकी सुन हुँ, रहा है, और क्या यही हुँ, कारण था कि उसने हथियार उठा लिया। हुँ, हथियार उठाने के पीछे बहुत सवाल उठे कि वो तो हथियार लेके घूम रहा था। हमने भी इसको लेके बात की कि हम वाईबीएन जो है, हुँ, पूरा ग्रुप जो है, वो इस बात की सिरे से इन चीजों को खारिज करता है कि आप अपनी बात को कहलवाने के लिए, अपनी बात को सुनने के हुँ, लिए जबरन हुँ, किसी हथियार का या किसी हिंसा का सहारा ले। लेकिन उन्होंने लिया, हुँ, लेकिन उसके पीछे की जो स्थितियां बनी गई, उसके जो दोषी हैं उनको भी नापा जाए। इससे इतर आते हैं, आपने हुँ, सवाल पूछा था कि भाई ये जो पूरी अब एक शहादत जो लोग उसे कह रहे हैं, क्या उस पर कोई हुँ, राजनीति हो रही है? बिल्कुल राजनीति हो रही है। हुँ, सियासतदान जो हुँ, है, जो अलग-अलग सियासतदान है, ये जो अलग-अलग लोग हैं, हुँ, जो कम्युनिटी का झंडा उठाकर चलते हैं, या जो बिहार में पीड़ितों की, दलितों की, इनकी बातें कहते नजर आते हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं, पीड़ित परिवार से मिले हैं। हुँ, प्रशांत किशोर भी हुँ, पीड़ित परिवार से मिले, और हुँ, इसी तरह से लगातार सब लोग मिल रहे हैं। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना यह है कि भाई उसने हमारे इलाके के लिए शहादत दी, और हम उसका एक हुँ, स्मारक बनाना चाहते हैं। हालांकि हुँ, देखिए, ये बहुत हुँ, प्रशासनिक और एक एक व्यवस्था है, जिसमें अगर ऐसे सबको जगह देनी शुरू कर दी तो पता चला कि हर गली में 3 स्मारक बनते हुए नजर आएंगे। तो हुँ, ये बहुत निजी है, और इसमें इसमें कानून का पालन होना चाहिए। कानून अपने हाथ में लोगों हुँ, को नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उनकी अगर हुँ, मांग है तो बहुत से इलाकों में ये होता है कि लोग अपने इलाके में जाके एक मूर्ति लगा देते हैं और उसको बताते हैं। हुँ, जब आपके इलाके का पूरा विकास हो जाए, तब भी आप लोग भी किसी एक कोने में जाके या किसी हुँ, एक पार्क में उसकी मूर्ति लगाइए और बनाइए उसे शहीदी दिवस, शहीदी स्मारक। हुँ, लेकिन आप सरकारी हुँ, जमीन पे अगर कह रहे हैं कि भाई हम ऐसा बनाना चाहते हैं, और अभी अभी के हुँ, सिनेरियो में इस तरह का अगर कोई भी हुँ, घटनाक्रम होगा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ गुस्से को और बढ़ाने का काम करेगा। अभी उस शहादत हुँ, स्मारक की हर एक ईंट जो चिंती हुई नजर आएगी, वो किले में ताबूत में कील की तरह नजर आएगी सरकार को, क्योंकि हुँ, सरकार इस पूरे मामले में घिरती हुई खुद को देखे रही है। इसी के हुँ, चलते हुँ, लगातार जो है प्रशासन भी अपने हुँ, बचाव में आ रहा है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता जो संजीव कुमार ने बात कही है, अब इस मामले को लेकर जिसमें 1400 करोड़ रुपए के घोटाले की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि भारत भूषण ने अधिवक्ता को इस बारे में पूरी जानकारी दी थी, और वो हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल करने को जा रहे थे। यही कारण है यही कारण है कि जो संजीव कुमार है, सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम इस मामले में अब मुख्य सचिव से मुलाकात करेंगे। मुख्य सचिव हुँ, से हम मांग करेंगे कि जो भी ये पुलिसकर्मी थे उनकी गिरफ्तारी हो, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आरा की कोर्ट में जाएंगे और इन आरोपियों के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट की मांग करेंगे। हुँ, हुँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल, इधर की तरफ बिल्कुल, से एक पक्ष भी, हाँ, न्यायिक पक्ष जो है,
वो भी प्रो होता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर विपक्ष साथ आ गया तो ये मुद्दा आने वाले दिनों में सियासत में जमकर गरमाने वाला है। पूरी मीडिया में, बिहार की इस समय पूरी मीडिया में अगर आप बात करेंगे तो अकेला एक ही ऐसा मुद्दा है जो हर एक की जुबान पर है। बहुत से इस समय बिहार की सियासत में बहुत से मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार का पूरा एक अलग खबरों का एक पुलिंदा बड़ा सा बनता हुआ नजर आया। निशांत कुमार की जो अपने पटना मेडिकल कॉलेज के एक्शन वाली खबर है, वो एक बड़ी खबर है। उससे भी बड़ी खबर है कि बिहार को लेकर कैग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बोल दिया है कि राजस्व के घाटे के मामले में ये उस सूची में उसे शामिल कर दिया गया। बहुत से बड़े मुद्दे हैं, सियासी मुद्दे हैं, लेकिन ये मुद्दा इस समय बिहार की सियासत की रगों में पूरी तरह से बहता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये और उबाल के साथ मुझे नजर आए। अब देखिए यहाँ पर जो एक बात कही उन्होंने, भरत भूषण तिवारी ने अपनी मौत से पहले जो वीडियो वायरल किया था, उसमें एक बात बहुत प्रमुखता से कहते नजर आ रहे हैं कि देखो जी, जीते जी तो मैं कुछ उस तरीके से कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरी मौत होगी, मुझे शहादत मिलेगी और मेरी मौत के बाद जो मैं जीते जी नहीं कर पाया वो मेरी मौत के बाद होगा, यानी इसका पूरा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। लगभग वैसा ही लैंग्वेज जैसा कभी भगत सिंह ने कहा, जैसा कभी चंद्रशेखर आजाद ने कहा, वैसा ही लैंग्वेज बोलते हुए नजर आए भरत भूषण तिवारी। और उनको पता था कि उनका बलिदान ही अब इस मुद्दे को उठाएगा। क्योंकि अब देखिए, अब एक विडंबना देखिए, समाज की विडंबना देखिए, राजनीतिक दलों की विडंबना देखिए कि जिस व्यक्ति ने पूरे मामले को उठाया, ऐसा नहीं था कि चुपचाप वो कुछ कर रहा था, हर रोज वो अपने फेसबुक पर इन सभी सवालों को उठा रहा था, इस मुद्दे को उठा रहा था, लेकिन उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। अकेला वो इस पूरी लड़ाई को लड़ रहा था, उसके साथ जो भी 2 4 5 10 लोग हों, वो अकेला अपनी लड़ाई लड़ रहा था और अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो समाज की लड़ाई लड़ रहा था। तब कोई नहीं आया। उसकी मौत के बाद महापंचायत होता है, महापंचायत में 5 से 7 हजार लोग पहुंचते हैं। क्या वो भरत भूषण तिवारी के जीते जी नहीं पहुंच सकते थे? अगर इतनी हमदर्दी थी और अगर ऐसा लग रहा था कि यह सही काम कर रहा है, पहुंच सकते थे, पहले नहीं पहुंचे। अब महाभोज कराने की तैयारी है, 13वीं में इनके घर पे महाभोज की तैयारी है, जिसमें कहा जा रहा है कि 40,000 लोग आएंगे। ये 40,000 लोग उस वक्त कहां थे जब वो जिंदा था, जब वो एक बड़ा मुद्दा उठा रहा था, सामाजिक सुधार की बात कर रहा था, भ्रष्ट अधिकारियों का उसको उनको बेनकाब करने की बात कर रहा था। ये 40,000 लोग कहां थे? ये 5 से 7 हजार लोग जो उनकी मौत पर महापंचायत कर रहे हैं, वो कहां थे? ये तमाम विपक्ष के लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये जो प्रशांत किशोर हैं, कहां थे वो लोग? क्या इस तरह के आंदोलन को चलाने के लिए, भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश करने के लिए, समाज की चीजों को आगे लाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? क्या जीते जी न्याय नहीं मिलेगा? जीते जी इंसाफ नहीं होगा? तो अब सवाल दीपक जी ये उठ रहा है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों भरत भूषण तिवारी को मरना पड़ा और ये कह के मरना पड़ा कि मैं मरूंगा तभी न्याय मिलेगा? और अब वाकई क्या उनका बलिदान अब काम आएगा? ऐसी स्थिति क्यों बनती है दीपक जी? जी, देखिए बिल्कुल इसमें जो उसने स्टेटमेंट जो दिया था वो सही में बहुत भावुक करने वाले स्टेटमेंट है। अगर आज के सिनेरियो में उसको देखें तो वो सही में ऐसे हैं जो बड़े सवाल खड़े करता है। आरोप लगे थे 1400 करोड़ रुपए के फंड को घोटाले को लेकर। अमूमन जब इस तरह की कुछ घटनाएं, किस तरह के कोई एलिगेशन आते हैं तो उसमें साफ नजर आता है कि जो बंदरबाट हुई, उस फंड की जो बंदरबाट हुई वो नीचे से लेकर ऊपर तक हुई और उसमें बहुत से लोगों को चुप करा दिया जाता है। उस पैसे के बल से, उस धन बल के उससे बहुत से लोगों को चुप करा दिया जाता है। क्या ये वही चुप्पी थी जो बहुत से लोगों को चुप करा दिया गया? क्या लगातार जब एक युवा अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाते हुए लगातार फेसबुक लाइव कर रहा था, हर स्तर के अधिकारी से लेकर नेताओं के पास जाकर अपनी शिकायत पत्र रख रहा था और अपनी बातें कह रहा था, उस समय कोई नहीं सुनने वाला था? क्या उस क्षेत्र में कोई राजनीति होती नहीं है? क्या उस क्षेत्र में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि है ही नहीं? क्या उस क्षेत्र से कोई विधायक चुना ही नहीं गया? क्या उस क्षेत्र से कोई सांसद है ही नहीं? क्या उस क्षेत्र के इलाके का कोई एमएलसी ही नहीं है? क्या उधर सियासी दलों के कोई नेता ही नहीं है? ये एकदम से कैसे आ गए? ये वही अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं जो सियासत के लिए अपने लिए जगह ढूंढ रहे हैं।
सब लोग अपने अपने लिए मैं अगर इसको ऐसे कहूं कि भरत भूषण की जो एनकाउंटर हुआ है, जिसको अब शहादत कहा जा रहा है, वो शहादत है या क्या है, वो जांच के बाद पूरी तरह से खुलासा, ये काम हमारा नहीं है, ये काम करना न्यायिक हुँ, एजेंसियों का काम है, जांच की एजेंसियों का काम है। लेकिन अगर उसे हुँ, शहादत कहा कहते हुए बहुत से लोग अब इतने प्रचंड तरीके से उठ के आ रहे हैं कि उसके 13वीं में 40,000 लोगों के जुटने की बात हो रही है। एक महापंचायत होती है, उसमें 5,000 7,000 लोग जुटते हैं, इतनी भीड़ जुटती है, तो क्या हुँ, ये भीड़ पहले नहीं जुट सकती? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, पर पहले किसको क्या मिल रहा था? देखिए, जो हुँ, भी लोग ये बहुत ही ये इस देश का दंश बोलेंगे या क्या बोलेंगे कि भगत सिंह को भी यही करना पड़ा था। उन्होंने कहा था हुँ, लोगों को जगाने के लिए मुझे अपनी शहादत देनी पड़ेगी। नहीं तो वो हुँ, वहां बम जो उन्होंने उस समय जो पूरा किया था काम, वो सिर्फ हुँ, चुपचाप निकल के जा सकते थे, लेकिन वो वहीं खड़े हुँ, रहे और लगातार हुँ, उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये आजादी के इतने सालों बाद, इतने दशकों बाद ये स्थिति बिहार जैसे राज्य में लगातार अगर ऐसी ही है कि एक लड़के को अपना 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 बलिदान देना पड़ रहा है। और बिल्कुल अभी जो नई वीडियो आई है उसमें वो जब उसने शायद वो नई वीडियो जो है वो सरेंडर करने के बाद की है, जब उसने पिस्टल फेंक दी थी, तो वो लगातार बोलता हुआ नजर आ रहा है सरेंडर करने के बाद। जब वो बोलता हुआ नजर आ रहा है कि ए यहां मारिए, हुँ, सीने पे गोली मारिए, कहां फायर कर रहे हैं, इस तरह की वीडियो में आवाजें सुनाई दे रही। हुँ, तो वो नजर आ रहा है कि वो पूरी तरह से अपनी जान देने कर अपनी अब उसको उसको क्या शब्द बोला जाए, अगर एक युवा इस तरह से अगर खुद अपनी जान देने को उतारू हो जाए कि मेरे मरने के बाद ही ये मुद्दा बड़ा होगा, तो शायद जो लोग कुछ उसे शहादत कह रहे हैं, शायद हुँ, शायद वो शब्द सही भी हो। हालांकि फिर ये जांच हुँ, का विषय है, लेकिन हम बात वही कह रहे हैं कि तब कोई नहीं आया और अब लोग उस पूरा जो एक एक मेला सज रहा है। अब बहुत सारी जी, चीजें हो रही है। देखिए न्याय मिलेगा, न्याय ये भीड़ कैसे जुटा पाएगी? न्याय के लिए जो न्यायिक एजेंसियां हैं वो उनमें पूरी जांच होगी, पूरी प्रक्रिया होगी, ये उसमें एक सहभागिता रख सकते हैं। या फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए, सही में एक ऐसा हुँ, आंदोलन जाए जो क्रांति लेके आ जाए। और भ्रष्टाचार के मामले में इसमें जो दोषी हैं ऊपर से लेके पूरी हुँ, उनकी जांच हो। हुँ, सम्राट चौधरी लगातार ये बात कह चुके हैं कि भाई इस मामले में कोई भी जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। तो माननीय हुँ, मुख्यमंत्री महोदय, मैं ये जानना चाहूंगा कि दोषी साबित कौन करेगा? दोषी हुँ, साबित करने वाली जो एजेंसियां हैं वो तो खुद आरोप के घेरे में है। हुँ, आप अगर पुलिस प्रशासन की बात करेंगे तो पुलिस प्रशासन तो जो जांच करता है इस मामले की वो तो खुद घेरे में है। उस इलाके हुँ, के एसडीएम जो है वो खुद जांच आरोपों के घेरे में। इलाके का जो डीएम हुँ, था वो खुद जांच के घेरे में है। मतलब उन पर खुद एलिगेशन लग रहे हैं, तो इसकी जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले में सुनवाई करने से मना कर दिया है। हुँ, स्थानीय स्तर पर क्या हाल है आप जान ही रहे हैं। तो आखिर हुँ, जांच होगी कैसे और कब तक ये जांच हुँ, होगी? और जांच अगर हुई तो हुँ, उसमें क्या ये बात आप पुष्ट करते हैं कि जो सही में इस मामले के दोषी होंगे, क्या वही दोषी करार दिए हुँ, जाएंगे? हुँ, बहुत बड़ा चिंता का बिल्कुल, विषय है। और चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, वहां पूरी तरह से लोकतंत्र है और लोकतंत्र में एक हुँ, बार फिर इस तरह की डिक्टेटरशिप जैसी चीजें होती हुई नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। और उस परिवार की सोचिए जी, जिसने पहले से सोच लिया था। मैं एक वीडियो देख रहा था जिस वीडियो में भरत भूषण तिवारी की जो झड़प है वो पुलिस कर्मियों से हो रही है और वो पुलिसकर्मी के साथ उलझा हुआ है और उसके पिता हुँ, अपने बेटे को मतलब पीटते हुए नजर आ रहे हैं, मुंह पे थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर तू क्यों हुँ, उलझ रहा है। उसका आरोप यह है हुँ, कि ये पुलिस वाले ने हमें मारा क्यों, हमारी गलती क्या, हुँ, क्या शिकायत करना गुनाह हो गया है? हुँ, अब इस लाइन हुँ, को अगर आप सुनेंगे ना जहां वो बोलता है कि क्या शिकायत करना गुनाह हो गया है, तो ये हुँ, मामला समझ में आता है, संवेदनशील मामला है। और सभी जी, एजेंसियों को इसको बहुत संवेदनशीलता के साथ इस मामले को सुलझाना होगा। नहीं तो ये देश आने वाले समय में ये अच्छी दिशा में नहीं जाएगा। लोगों को न्याय की आस हटती चली जाएगी। एक पूरी रिपोर्ट जो आई है उसमें ये रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ समय में जो जुडिशियल कस्टडी थी उससे ज्यादा जो बाहर होता है, जो मतलब एक्शन के मोड में जो चीजें होती हैं, वो एनकाउंटर ज्यादा हो रहे हैं। और वो चिंता का विषय है। फर्जी एनकाउंटर होना, ऐसी ऐसी घटनाओं में लोगों की मौत होना, ये कहीं ना कहीं कानून के प्रति जो विश्वास होता है उसके तंत्र को तहस नहस कर देता है।
और अगर ये कानून पे विश्वास का जो तंत्र बनाया गया, अगर ये पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो गया, तो फिर स्थितियां बहुत खराब होती नजर आएंगी। और सही में ये पहले जो जंगल राज की बात कही जाती थी, वो जंगल राज की बातें पहले कही जाती थी कुछ उन गैंगस्टरों के लिए, कुछ उन माफियाओं के लिए, कुछ ऐसे बाहुबलियों के लिए जो अपने बाहुबल के बल पर अपनी मनमानी चलाते थे। क्या ये स्थितियां बिहार में आने वाले समय में, अगर स्थिति ऐसी चीजों के लिए बहुत अच्छे तरीके से न्याय नहीं मिला, बहुत अच्छे तरीके से ऐसे मामलों को नहीं सुलझाया गया, और अगर अच्छे तरीके से जो सही में इस मामले के जो आरोपी नहीं, जो इस मामले के दोषी हों, उनको अगर सही में कड़ी सजा नहीं मिली, तो ये स्थिति भी उस जंगल राज जैसी ही मैं तुलना में कहूंगा जो पहले के दशकों में कही जाती थी कि बिहार में जंगल राज है। वो बाहुबलियों का जंगल राज है। और क्या ये सुव्यवस्थित सरकारों का एक जंगल राज है, जिसमें एक आम आदमी के मुद्दे की सुनवाई नहीं होती? वो भी एक बार नहीं, वो लगातार पिछले लंबे समय से इस तरह की डिमांड कर रहा था, और ऊपर से लेकर नीचे तक किसी ने सुनवाई ही नहीं की। और अंततोगत्वा उसके साथ किया क्या गया? उसका मुंह बंद कर दिया गया। उसका मुंह बंद कर दिया गया। बहुत से साक्ष्य उसके पास थे, बहुत सी बातें उसके पास थी, लेकिन ये स्थिति अगर आने वाले समय में बिहार के युवाओं को किस तरह से प्रेरणा देगी, ये जैसे वो शहीदी स्थल बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वो उनके लिए अगर प्रेरणा स्थल बन गया, तो फिर स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की है वो बद से बदतर होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे कि बात आपने कही कि वाकई ये जो महापंचायत हो रहा है, ये जो महाभोज हो रहा है, वो वाकई मेला ही तो हो रहा है, जो आपने कही बात। और दो पंक्तियां इस पर भी है कि जी। शहीदों की चिताओं पे हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो ये सारी चीजें जो है, न्याय की बात होती है, और अब न्यायिक जांच की बात हो रही है, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होगी, सब कुछ होगा। राष्ट्रपति भवन से निर्देश मिल गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में ये सारी चीजें होनी चाहिए, वहां पर याचिका दायर की जानी चाहिए, वहां से न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्या ये जो सारी जांच होगी, जो सामने दिखा, केवल वही लोग दोषी हैं, या फिर जो सामने नहीं नजर आ रहे हैं, जो पर्दे के पीछे हैं, जिन्होंने इन कठपुतलियों को नचाया, जिन्होंने आदेश दिया कि इनकाउंटर करो? क्योंकि जो पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, वो किसी न किसी के निर्देश को फॉलो कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि भाई पकड़ा और गोली मार दी, इतना आसान नहीं होता। तो कुल मिलाकर के जांच वहां तक भी पहुंचनी चाहिए। दोषी वो भी करार दिए जाने चाहिए जो पर्दे के पीछे हैं, जो सफेद पोश हैं, जो व्हाइट कॉलर्ड ऑफिसर्स हैं। जांच वहां तक पहुंचनी चाहिए, सजा उनको भी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि 2 4 5 पुलिसकर्मी जो वहां पर थे, जो गोली चलाई जिन लोगों ने, उस ट्रिगर को दबाने का प्रेशर कहां से आया उनके ऊपर, ये सब कुछ जांच का विषय होना चाहिए। और उम्मीद की जाती है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हम किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं, तो उस पूरे कैनवास में वो लोग भी आने चाहिए जो पर्दे के पीछे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों की पहुंच सीधे सम्राट चौधरी तक भी हो, लेकिन बख्शे वो भी नहीं जानी चाहिए। फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। नमस्कार। धन्यवाद सुरजीत जी।